नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं कृषि के मुख्य समाचार। मौसम की सटीक जानकारी आवश्यक। भोपाल में हर्बल मेला 19 दिसंबर से। झुलसा रोग से बचाएं आलू। पोटाश से बढ़ाएं गन्ने की मिठास और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मौसम की सटीक जानकारी खेती के लिए आवश्यक होती है। इसके पूर्वानुमान से किसान तथा वैज्ञानिक व अधिकारी सतर्क हो जाते हैं तथा नुकसान से बचा जा सकता है। मैदानी कृषि अधिकारियों को मौसम की जानकारी होनी चाहिए, जिससे वे किसानों तक जल्दी जानकारी पहुंचाकर उससे निपटने के उपाय बता सकें। ये विचार प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री R.K. स्वाई ने मौसम विभाग भोपाल द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय वार्षिक पुनरीक्षण संगोष्ठी में व्यक्त किए। श्री स्वाई ने कहा कि प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय मौसम के मुताबिक कार्य को प्राथमिकता दें। उन्होंने माइक्रो परिवर्तन की जानकारी विकासखंड स्तर तक पहुंचाने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में प्रमुख सचिव कृषि डॉक्टर राजेश राजौरा ने बताया कि अगले 15 दिनों तक की जानकारी देने में मौसम विभाग सक्षम हो रहा है, जिससे किसानों को लाभ होगा। आगामी 19 से 23 दिसंबर 2014 तक भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेला 2014 लगाया जाएगा। राज्य लघु वनोपज संघ ने मेले में स्टॉल आरक्षित करवाने के इच्छुक भागीदारों से 5 दिसंबर 2014 के पूर्व आरक्षण सुनिश्चित करने को कहा है। मेले का उद्देश्य मध्य प्रदेश में उपलब्ध लघु वनोपज की प्रचुरता के प्रदर्शन के साथ ही वनों पर निर्भर और लघु वनोपजों के संग्रहण में संलग्न अनुसूचित जाति जनजाति के संग्राहकों को लाभान्वित करना है। आलू फसल में कंद बनने के पहले बुआई के 4 से 5 सप्ताह बाद ही अगेती झुलसा रोग आता है, जिसके कारण पत्तियों पर काले गोल धब्बे बन जाते हैं, जो बढ़कर पत्तियों की भोजन संचार व्यवस्था में बाधा डालते हैं और आलू के कंदों के विकास में कमी लाकर उत्पादन प्रभावित करते हैं। आलू पर दिसंबर-जनवरी के आसपास कम तापमान और भारी नमी के कारण पिछेती झुलसा भी पत्तियों पर आता है, जो अधिक हानिकारक होता है। एक रात में फसल चौपट करने की क्षमता रखता है। अगेती झुलसा की रोकथाम के लिए मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 10 से 15 दिनों के अंतर से 2 से 3 छिड़काव करें। ताम्र युक्त फफूंदीनाशी डाइफोलेटॉन अथवा बोर्डो मिश्रण ताज़ा बनाकर 2 छिड़काव 10 से 15 दिनों के अंतर से करें। साथ ही सिंचाई नियंत्रित करें। गन्ने की मिठास में पोटाश की भूमिका अग्रणी होती है। इसे ट्रैफिक मैन के रूप में जाना जाता है, जो किसी तत्व की अधिकता के कुप्रभाव को रोकता है। पोटाश की कमी से प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट निर्माण एवं शर्करा के संश्लेषण में पोटाश की प्रमुख भूमिका है। यदि पोटाश तत्व की कमी हुई तो प्रकाश संश्लेषण से तैयार भोजन संचालन में कमी हो जाती है। गन्ने में शर्करा की मात्रा पोटाश के प्रयोग से बढ़ती है। पोटाश उपयोग से गन्ने की मोटाई एवं शर्करा की रिकवरी में सार्थक वृद्धि होती है। पोटाश तत्व गन्ने की जड़ तंत्र को विकसित करता है, जिससे जल शोषण क्षमता बढ़ती है। कमी की स्थिति में और अधिक जल भराव के समय कुप्रभाव से फसल बचाती है। और आइए किसान भाइयों, अब देखते हैं कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। फलों के बगीचों में मिलीबग की रोकथाम के लिए ग्रीस की पट्टी लगाएं। पौधों की देखभाल करें। चने एवं सरसों की अंतर्वर्तीय फसल लगाएं। चने के खेतों में स्वयं उगे सोयाबीन के पौधों को निकालकर खाद के गड्ढे में डालें, ताकि सोयाबीन की चौड़ी पत्ती पर चने की तितली अंडे नहीं दे पाए। चने के खेत में टी आकार की खूंटियां लगाएं, ताकि पक्षी उस पर बैठ सकें। और सब्जी उत्पादक किसान उन्नत किस्में लगाएं तथा गुणवत्ता की जांच के लिए वैज्ञानिकों से सलाह लें। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। शिवपुरी गांव के फकीर बाबा का बड़ा था प्रताप। सब कहते बाबा तकदीर बदल देते आप। वो खेती करने की ऐसी बातें बताते जिनसे फसलों के ढेर लग जाते। पर एक दिन फकीर बाबा का खुल गया राज। किसान कॉल सेंटर से जानते थे वो उन्नत खेती की हर बात। खेती से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो किसान कॉल सेंटर से खेती के विशेषज्ञों की सलाह पाइए। तुरंत उसी समय अपनी ही भाषा में बात करके खेती बाड़ी से जुड़ी किसी भी सलाह या सवाल के लिए मुफ्त नंबर मिलाएं 1800-180-1551। किसान भाई और बहनों नमस्कार। सजीव फोन इन कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र सुदेश श्रीवास्तव। किसान भाइयों, सोमवार का दिन आपके और हमारे लिए बड़ा खास होता है क्योंकि आज के दिन विशेषज्ञों से आप बातचीत कर सकते हैं, न सिर्फ कार्यक्रम देखते हुए बल्कि फ़ोन से सीधी बातचीत करके अपनी समस्याएं रख सकते हैं और उनके समाधान भी आपको तुरंत ही दिए जाते हैं। तो लीजिए सबसे पहले परिचय प्राप्त करें आज के मेहमान विशेषज्ञ डॉक्टर हरदयाल वर्मा साहब से, जो कि अपर संचालक हैं मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड से और प्रमुख वैज्ञानिक तो हैं आपके जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर हरदयाल वर्मा। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, किसान भाई शुरू करते हैं आज की बात किसान डॉक्टर हरदयाल वर्मा के साथ, और इसके लिए आपको प्रश्न तैयार रखना है और टेलीफोन नंबर आपको मॉनिटर पर दिखाए जा रहे हैं। इन नंबरों पर आप रिंग करेंगे, प्रश्न करेंगे और समस्याओं के जवाब प्राप्त करेंगे। तब तक हम बातचीत करेंगे डॉक्टर हरदयाल वर्मा साहब से, जानेंगे मौसम की चाल थोड़ी सी बिगड़ी हुई है डॉक्टर साहब, और ऐसे में क्या सामयिक सुझाव हैं फौरी तौर पर किसानों के लिए? अभी चूंकि थोड़ी सी ठंडक उतनी नहीं है जितना होनी चाहिए, लेकिन जो मौसम विभाग का अनुमान है कि पिछले वर्षों में भी लगभग इस समय के बाद में तापक्रम में गिरावट शुरू हुई थी जी। उस हिसाब से मुझे लगता है कि अभी टेम्परेचर कम होगा, तापक्रम कम होगा और फसलों के लिए अनुकूल समय रहेगा। अभी चूंकि जो नमी की उपलब्धता है मिट्टी में, जमीन में, उसके हिसाब से हमें सामयिक कार्य तो करने ही है। जी डॉक्टर साहब, आपने स्वेटर पहन लिया, मैंने स्वेटर पहन लिया, इसका मतलब सर्दी आ गई है और बोने के लिए आप बिल्कुल अनुकूल समय है। जी, क्या सामयिक कार्य करना है किसानों को? और इसके अलावा जो असिंचित अवस्था की हमारी फसलें हैं उनकी बोनी हो चुकी है और कुछ जो अर्धसिंचित हैं या कम पानी जहाँ उपलब्ध है वहाँ अभी बोनी हो रही है या अभी कुछ समय पूरी हुई है। तो इस स्थिति में अभी कोई चिंता की बात नहीं है। तापक्रम और कम होने में थोड़ा समय है, इसमें फसलों की बढ़वार पर असर होता है। कभी कभी कीड़े बीमारियों की प्रकोप की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है।
क्योंकि अभी फसल शुरुआती अवस्था में है, इसलिए विशेष चिंता की अभी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी हम अगर देखें तो जैसे गेहूं है, हमारे प्रदेश की मुख्य फसल है, इसकी जो सिंचित गेहूं की बुआई है वो अभी हो रही है, होनी है। इसमें मुख्य रूप से ये ध्यान रख रहे हैं हमारे किसान भाई कि एक तो फसलों में वो ही जातियां लें, चाहे आप गेहूं बो रहे हैं या अन्य कोई फसलें बो रहे हैं, जो उस समय के हिसाब से अनुकूल है। जैसे सिंचित में जो अच्छी पैदावार देती हैं, गेहूं में चाहे GW 190 हो, GW 273 है, GW 322 है, इस तरह की जातियां जो अच्छी पैदावार देती हैं। हमारे किसान भाई लोकवन पुरानी जाति अवश्य है, लेकिन फिर भी उसको अभी लेते हैं, उसमें ही पैदावार मिल रही है, बीज उपचार और सारी सावधानियां बरतते हुए। तो ये बिल्कुल इसकी अभी बोनी करें, और बोनी के साथ साथ में ये जरूर ध्यान रखें कि आगामी समय में हमें फसल में चाहे खरपतवार नियंत्रण का काम करना हो या कीट व्याधि के नियंत्रण के लिए हमें बीच में फसल में जाना होता है, तो उसकी बुआई के समय से ध्यान रखें कि उनकी जो कतारों की दूरी है वो अनुशंसित के हिसाब से रहे, अनुशंसा के हिसाब से रहे। और खासतौर से हम ये भी ध्यान रखें कि हमने अगर पलेवा करके बोया है तो उसके बाद में साथ साथ जहाँ नमी मिलती है खरपतवार भी उगते हैं। तो खरपतवार अगर गेहूं में है तो उसके लिए हमें, जैसा हम पहले से भी करते हैं, निंदाई गुड़ाई हमारे हाथ से खुरपी से होती है, वो अलग बात है। इसके साथ में हम जो खरपतवार नाशक हैं उनका भी उपयोग करें। जैसे इसमें आइसोप्रोट्यूरॉन है, इसका उपयोग हम कर लेंगे तो काफी हद तक इसकी समस्या दूर हो जाती है। सबसे खास बात तो यह है कि जो इस समय देर से बोने वाली किस्में हैं उन्हीं का उपयोग करें, है ना। जो शुरुआती किस्में हैं उनको आप छोड़ दें और आप पलेवा करके इस समय बोनी कर सकते हैं। समय आपके पास पर्याप्त है। बीज दर बढ़ाने की भी फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत देर नहीं हुई है, समय चल रहा है। तो पूरे धैर्य के साथ किसान भाई बोनी करें। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, इस बार से हम लोगों ने कृषि दर्शन में थोड़ा सा और एक नई चीज जोड़ी है, वो यह कि किसानों के खेत पर कृषि दर्शन पहुंचता है और वहां जानता है किसानों से समस्याएं क्या हैं उनकी अपनी, और उसके जवाब विशेषज्ञों से दिलवाते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या समस्याएं हमारे किसानों से हमको मिली हैं और उसके जवाब को देना है। पहला प्रश्न हम लेना चाहेंगे। जी डॉक्टर साहब, देखिए हमारे दिक्कत आया कि सब पेड़ तो अच्छा है, कुछ पेड़ में ये ना मौसम में कुछ पेड़ में या बीमारी लग जाए, ऐसे कहीं है कि यह शाखा कमजोर हुआ, पता नहीं कहीं हमें फल कम आए, और फल कम आने से हमारे उत्पादन कम हुए। तो आपसे कृपया निवेदन है कि इन बीमारी को कई उपाय है, ये हमें बताने की कृपा करें। मैं केचुआ खाद बनाता हूँ तो मुझे बहुत सारी समस्याएं आती है। जैसे सर्वप्रथम समस्याएं आती है, जैसे चींटियों का प्रकोप केचुए में बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे कैसे निजात पाई जाए। दूसरी चीज़, इस केचुआ खाद को खेती में कैसे डलवाया जाए, कि जैसे इसका नमी के साथ डलवाना, कब डलवाना, किस मौसम में डलवाना। और होता क्या है कि सर, जैसे केचुआ खाद बनाते हैं तो कभी कभी सारे केचुआ हमारे मर जाते हैं, कभी कभी ये बहुत अधिक पैदावार हो जाती है, कभी कम पड़ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है बार बार हमारे साथ? जैसे अभी आने वाले मौसम में केचुए की पैदावार बहुत कम हो जाएगी, जैसे ठंड का मौसम ज़्यादा तेजी से ठंड गिरेगी, केचुए बहुत कम हो जाएंगे, पीठ में केचुए दिखेंगे भी नहीं। ये पपीता की खेती कर रहे हैं हम, इसमें एक जैसा खाद और सारे पानी यानी कि पूरी दवाई वगैरह कर रहे हैं, पर ऐसे पौधे हो जाते हैं, इसलिए हमारा उत्पादन कम होता है और बाकी पेड़ स्वस्थ रहते हैं। इसमें क्या करें अब हम? तो डॉक्टर साहब, पहला प्रश्न जो मेहरबान सिंह जी ने कहा, उन्होंने कहा कि अमरूद में उनके फल कम आते हैं, शायद फूल गिर जाते होंगे, क्या कारण हो सकते हैं इनके? स्वदेश जी, आप देखें कि आमतौर पर हमारे जो फलदार वृक्ष हैं और उसमें बहुत से किसान भाइयों की ये समस्या होती है कि उतना उत्पादन या फल उतने नहीं आ रहे हैं जितने आना चाहिए या उनकी जितनी अपेक्षा होती है। इसमें मुख्य रूप से जो देख रहे हैं हम खेत में जो स्थिति है पौधों की, उसमें खासतौर से थोड़ा ये लग रहा है कि पोषण की कमी है जी। तो इसमें इनको लगता है कई बार कि जैसे बड़े पौधे हो गए, अब उनको अतिरिक्त पोषण देने की आवश्यकता नहीं है, जमीन में वो ले रहे हैं, लेकिन इतनी अवस्था बड़ी हो जाती है कि उसमें पर्याप्त भोजन नहीं होता है। तो मेरा ये सुझाव है किसान भाई को कि वो जो बगीचे हैं आपके अमरूद हैं, उनके पेड़ों के आसपास जड़ का जो फैलाव है उस तने से थोड़ी 1 फीट की जगह छोड़कर उसमें हल्की मिट्टी ऊपर से निकाल के उसमें देसी जैविक खाद, चाहे वो नाडेप कंपोस्ट हो, गोबर की सड़ी हुई खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, उसको उसमें मिलाएं और वापस मिट्टी में करके उसको ढक दें और हल्की सिंचाई कर दें। तो ये पोषण उनके पौधे को एक ताकत भी देगा, छोटी मोटी बीमारियां, कीड़ों का प्रकोप भी नहीं होगा और इनके फल भी अच्छे आएंगे।
तो ये थे मेहरबान सिंह जी का जवाब कि थाला बनाकर उसमें जैविक खाद दें और सिंचाई और दूसरे प्रबंधन तो आपको करना ही है। तेज सिंह जी ने कहा था हमसे डॉक्टर साहब कि केंचुए की खाद बनाने में उन्हें कई तरह की परेशानी आती हैं, केंचुए कभी मर भी जाते हैं, कभी ज़्यादा भी जाते हैं। ये क्या जो ऊंच नीच हो पाती है, ये क्या है? ये बहुत खुशी की बात है, तेज सिंह जी ने जो जैविक खेती से संबंधित प्रश्न पूछा है, बहुत जागरूक हैं और ये समस्या बहुत से किसान भाइयों की हो सकती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बड़ी खुशी है ये देखकर, इंटरेस्ट इतना ले रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से जब हम किसान भाइयों को कहते हैं कि आप केंचुआ खाद बनाएं, तो अब साथ में हम उनको ये भी बताना है, बताते भी हैं हमारे विशेषज्ञ कि ये समस्याएं आ सकती हैं जो उन्होंने अभी बताई हैं। इसमें मुख्य रूप से जो पहली कह रहे हैं कि केंचुए इनके मर जाते हैं, तो देखिए केंचुआ भी बहुत नाजुक जीव है और जैसे हम कहते हैं कि वर्मी कंपोस्ट का जो पिट है उसमें करीब 45 से 50% नमी होना चाहिए। अब इससे अगर कम नमी होती है तो भी उसकी मरने की स्थिति बनती है। अगर इससे पानी ज्यादा हो जाता है तब भी श्वसन में परेशानी आने से उसको परेशानी होती है। फिर तापक्रम की भी बात है, करीब 45 से 50% नमी रहने से तापक्रम मेंटेन रहता है और उससे वो उसमें जीवित रहता है और उसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है। तो एक तो ये ध्यान रखना है उनको कि आवश्यकता अनुसार उसमें पानी की छिड़काव। ऐसे इस विषय पर हम फिर से लौटेंगे, लेकिन फिलहाल दयाराम देवास के किसान भाई हैं, ये लाइन पर हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। दयाराम जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्या प्रश्न है आपका? टीवी की आवाज धीमी करके प्रश्न कीजिए दयाराम जी। ये सर जी ये हमारे क्या है ना, हमें गेहूं छोटे हो गए सर जी, धूप पड़ रही है, इससे क्या कारण? कितने दिन का गेहूं हो गया भाई? ये सर 10 नवंबर पे बोया। 10 नवंबर को गेहूं बोया है और सब शायद उसकी बढ़वार जो है वो बराबरी से नहीं हो पा रही है। क्या कारण हो सकता है? अगर आप चाहें तो प्रश्न और कर सकते हैं, लाइन पर है किसान। नहीं, बिल्कुल ठीक है, स्थिति समझ में आ रही है। मतलब आमतौर पर ये थोड़ा सा इसलिए है कि एक तो तापक्रम में अभी कमी जो होना चाहिए थी वो नहीं है। इसके साथ साथ मुझे लगता है कि इनके पोषण में भी कमी है। हो सकता है पूरी तरह से उपयोग न कर पाए हों जैविक खाद या उर्वरक का। तो अभी चूंकि लगभग इनका 1 महीना पूरा हो रहा है, 10 को किया है, 8-10 दिन की कमी है। ये जब पहली सिंचाई करें तो इसमें उर्वरक का उपयोग करें जो अनुशंसा में भी है और उससे उनकी जो बढ़वार है उसमें भी सुधार होगा और अगर कहीं हल्का पीलापन भी आ रहा है तो वो भी सुधरेगा। तो पानी देने का तो समय आ गया है, सिंचाई इनको करना ही होगी, पहली बात तो यही है, और उसके बाद उर्वरक का प्रयोग करें, पोषण का प्रबंधन करना है। डॉक्टर साहब, हम बातचीत कर रहे थे तेज सिंह जी के प्रश्न पर। उन्होंने कहा था कि केंचुए उनके मर जाते हैं, जैविक खाद पूरी तरह से नहीं बना पाते। डॉक्टर साहब, शेड बना लेना, क्या कई बार क्या होता है कि खुले में किसान भाई केंचुआ खाद बनाते हैं, तो क्या उनको शेड वेड बना लेना चाहिए, नमी बिल्कुल बराबर दे देना चाहिए? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है कि जो नमी और तापक्रम को हमें रखना है सामान्य उनके हिसाब से, वो उसमें शेड बनाना आवश्यक है। अगर तेज धूप है तो भी उसमें रुकावट होगी, कहीं बारिश पानी होता है उन दिनों में या कोई मावठा गिरता है, उससे ही बचत होगी। तो ये तो केंचुए। दूसरा उनका पार्ट था कि चींटी आती हैं, वो करती हैं नुकसान, तो बिल्कुल ये संभावना बनी रहती है। तो उसके लिए हमें चारों तरफ जो हमारा वर्मी कंपोस्ट का टांका है या हमने बनाया स्थान, उसके चारों तरफ से हम एक नाली टाइप की बना दें, उसमें वो नहीं जाएंगी उधर। उसके बाद में अगर कभी ऐसा लगता है तो हम कोई भी जैविक कीटनाशक, चाहे वो नीम सत हो या नीम की पत्तियां हो या इस तरह से हम चारों तरफ अगर रखेंगे तो चींटियां उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगी। तो एक तो ये बात हो जाएगी। तीसरा उनका भाग था कि किस तरह से हम इसको खेत में डालें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण और महंगी पोषण की दृष्टि से महंगी खाद होती है। डॉक्टर साहब, नरसिंहपुर के किसान भाई लाइन पर है, माफ कीजिएगा। नरसिंहपुर के नितेश मिश्रा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। आपका प्रश्न जानना चाहेंगे? नितेश मिश्रा जी। हाँ किसान भाई बोले। सर, चने की उन्नत किस्म बताएंगी? जी, थोड़ा सा आवाज टीवी की धीमी करके बताएं। चने की उन्नत किस्में? बिल्कुल उन्नत किस्में, हालांकि आप देर से हैं लेकिन फिर भी जान लीजिए। किसकी पूछ रहे? चने की उन्नत किस्में पूछ रहे। अच्छा, बिल्कुल उन्नत किस्में जरूर लगाइए। अभी हम चर्चा भी कर रहे थे, चने में जो अच्छी पैदावार देने वाली फसलें हैं, जो कुछ बीमारियों के लिए रोग रोधी भी हैं, उनमें JG 16, JG 130 ये जातियां बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा आप दूसरी जो विशाल एक वैरायटी है, जाति है, वो भी आप लगा सकते हैं। इनकी पैदावार आपको अच्छी मिलेगी। इसके साथ साथ ही अगर आप मान लीजिए काबुली चना लगाना चाहते हैं तो JG के 1,
JG के 2 और JG के 3। इसके अलावा काक 2, ये भी बहुत अच्छी जातियां हैं, इनको आप लगा सकते हैं, इनसे अच्छी पैदावार आप ले सकते हैं। और डॉक्टर साहब बीजोपचार की तो सलाह हम देंगे ही जी, बीजोपचार जरूर से करना है और कम से कम 2 पानी इनके पास होना चाहिए चना अगर ले रहे हैं इस समय। बिल्कुल जरूरी है बीजोपचार करने से। बाद में चने में सूखने की, पौधे सूखने की बीमारी आम बात होती है जी, तो जातियां ये अनुशंसित लगाएं, प्लस साथ में बीजोपचार भी अवश्य कर लें। ऐसा उमरिया के सचिन हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उमरिया के सचिन जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपका प्रश्न? सचिन जी प्रश्न कर लें। सचिन जी से हमारी बात शायद नहीं हो पा रही है। डॉक्टर साहब चने की आपने बात कही, लेकिन एक प्रश्न जो छूट रहा था हमारा, हाँ उसमें छोटा सा ये था, जी, उसमें केवल ये बात थी जो केंचुए की खाद के बारे में हो रही थी, कैसे उसमें डालें। बिल्कुल आसान है, या तो फसल जब हम बोते हैं उसके पहले उसका उपयोग कर लें खेत में फैलाकर, लेकिन गर्मी में जो गोबर का खाद डालते हैं उस तरह से उसका उपयोग कदापि ना करें। गर्मी में जो तेज गर्मी होती है, धूप पड़ती है, उससे उसका पोषण खत्म हो जाता है। जी बिल्कुल। तो बुआई के समय उपयोग, और ज्यादातर रसायनों से भी थोड़ा सा बचा के रखें। और चूंकि कम मात्रा इसकी लगती है तो बोने के समय आप ले सकते हैं। सीड ड्रिल में भी कम मात्रा में इसको उपयोग कर सकते हैं बीज के साथ। डॉक्टर साहब मेहरबान सिंह, एक ओम प्रकाश जी हमारे किसान थे जिनका हमने प्रश्न रिकॉर्ड किया था जी। उन्होंने कहा था कि पपीते की खेती में उनको कुछ परेशानी आ रही है, कोई रोग हमको दिखाई दे रहा था, वो क्या थी और कैसे उससे बच सकते हैं? बिल्कुल, ये पपीते में आम बात है, पत्ते पीले पड़ते हैं, सिकुड़ने लगते हैं, उसकी वजह से बढ़वार नहीं हो पाती, पपीते के फल लग गए तो छोटे रह जाते हैं या फिर गिरने लगते हैं। इससे निदान करने के लिए इनको किसान भाइयों को एक कीटनाशक उपयोग करना पड़ेगा, एमिडाक्लोप्रिड जी। ये दवा अगर हम आधा मिलीलीटर जी 1 लीटर पानी के हिसाब से, पौधों में जितना आपको पानी लगभग लग रहा है उसमें इस हिसाब से घोल बनाएं कि आधा मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में डाल के उसका घोल बना के इसको पूरा छिड़काव करें, तो इससे इनकी ये समस्या दूर होगी। और डॉक्टर साहब विषाणु रोग है, अगर कहीं ज्यादा रोग फैलता है तो उसको पौधे को उखाड़ के जला देना, नष्ट कर देना? अगर शुरुआती अवस्था में है तो उखाड़ के नष्ट कर दें और वहां दूसरा पौधा लगा सकते हैं। लेकिन अगर देर हो गई है, बड़ा पौधा है, फल आने लगी हैं, तो ये उपाय कर लें। उससे क्या होगा कि वो पत्तियां नष्ट हो जाएंगी, उनको तोड़ भी दें, फिर उसमें नई पत्तियां आ जाएंगी। डॉक्टर साहब गेहूं की अभी जो किस्में बोना है, एक बार और अगर आप उसको दोहरा देंगे तो हमारे किसान भाई नोट कर लेंगे। लेकिन पहले उमरिया के दीपक जी से हम बातचीत करना चाहेंगे। दीपक जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी सर। जी बोले भाई दीपक जी। हाँ सर, ये सर जानकारी लेना मेरे को, ये चने की फसल में सर कीट लग रहे हैं जी, और इनकी बढ़वार सर बहुत ज्यादा हो रही है। बंधुवार चना कब बोया था और किस तरह के कीड़े उसमें लग रहे हैं? सर ये अपन चना जो है ये 20-25 दिन के आसपास हो गए सर बोनी। जी। और कौन से कीड़े लग रहे हैं? इल्ली लग रही है, पतंगे लग रहे हैं, क्या हो रहा है भाई? नहीं सर, कीड़ा हरा टाइप का है, थोड़ा सा हरा इल्ली है। जी सर, इल्ली है जी, बिल्कुल। जवाब बस चने में ये जरूर सावधानी बरतनी पड़ती, किसान भाई भी समझते हैं। जैसे ही चना ऊपर आता है और शुरुआत हो जाती है इल्लियों की, कभी कभी देर से आती हैं, कभी बहुत जल्दी आने लगती हैं, ये भी वही समस्या है। और इसके नियंत्रण के लिए अगर हम रासायनिक कीट नियंत्रण करें तो उसमें आवश्यक है कि हम क्लोरपाइरीफॉस नाम का जो कीटनाशक है उसको हम करीब 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी आवश्यकता होगी दवा की। तो इसका घोल बना के इसको समान रूप से पूरे उसमें छिड़काव कर दें। समान रूप से इसलिए करें कि कहीं अगर छूट जाएगा तो इल्लियां वहां जीवित रहेंगी, इसका असर कम होगा, बाद में सब जगह फिर नुकसान पहुंचाएंगे। तो आपने नोट कर लेना, क्लोरपाइरीफॉस दवा का आपको छिड़काव करना है तो चने की इल्ली से प्रारंभिक अवस्था में बच सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब जैविक उपाय भी तो है हमारे पास, खूंटियां गाड़ना और दूसरे। बिल्कुल, हमें अब चूंकि किसान भाई काफी रकबे में लगाते हैं जी, खूंटियां जरूर गाड़ लें और उसके हिसाब से जो पक्षी बैठकर उनको इल्लियों को चुनकर खाते हैं, उससे हमारा नियंत्रण बहुत हो जाता है। इसके बाद में और भी हम ये ध्यान रख लें कि कभी कभी अगर मान लीजिए हम ऐसी स्थिति आती है और शुरुआत की अवस्था है तो हमें जैविक उपाय भी इसमें कर सकते हैं। चाहे नीम सीड एक्सट्रैक्ट है, नीम सत्व के नाम से जो आता है वो है। आपने अगर निमोली अपने स्तर पर इकट्ठी करके गर्मी के समय में रख ली है, उससे स्वयं बना के भी आप छिड़काव कर सकते हैं। तो शुरुआती अवस्था में ये जल्दी नियंत्रित होता है। तो आप NPV वायरस और हमारे पास फेरोमोन ट्रैप, कितने अच्छे उपाय हैं। ये सारी चीजें करें, क्योंकि धीरे धीरे करके सबका समावेश जब होगा तो इकट्ठा समन्वित रूप से उसका नियंत्रण हो पाएगा। क्या बात है, यानी बहुत सारे उपाय तो कम पैसों में हो सकते हैं, कम समय में हो सकते हैं, कम खर्चे में, कम विषैलेपन से हो सकते हैं। उनको तो
डॉक्टर साहब अपनानी चाहिए जी। गेहूं की खास किस्मों की हम बातचीत कर रहे थे, बहुत जल्दी से बता दें। गेहूं में बस GW 190 जी, GW 273, GW 322, HI 1077, ये वैरायटी बहुत और अच्छी डॉक्टर साहब है। इसी के साथ हम किसान भाइयों से अपने विदा लेना चाहते हैं। अगले एक कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।